हेलो बच्चों, स्पार्कल बाय स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लास्ट सेशन में हमने चालू किया था फसल उत्पादन और प्रबंधन। क्या चालू किया था? फसल उत्पादन और प्रबंधन। आज हम नए एक सेशन लेकर आए, पर उससे पहले थोड़ी देर पहले हम क्या करेंगे, पीछे का रिकॉल करेंगे। जैसे कि हमने देखा था पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। और इसके आधार पर जीव भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषम पोषी। अगर स्वपोषी की बात पूछी जाए तो कैसे कहोगे? कोई आपसे पूछ ले कि स्वपोषी किसे कहा जाता है, तो आपका सिंपल सा साधारण एक उत्तर होना चाहिए कि क्या, कि ऐसे जीव जिनका पोषण या वह स्वयं अपना पोषण करते हैं या स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। और ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब या तो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, लेकिन दूसरों के ऊपर पोषण के लिए निर्भर करते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे? विषमपोषी कहलाएंगे। कैसे जीव कहलाएंगे? विषमपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फसल क्या होती है। फसल क्या होती है कि एक किसी भूखंड भाग पर हजारों की संख्या में एक ही प्रकार का कोई पौधा या एक ही किस्म का कोई हम पौधा लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी फसल कहलाती है। फिर हमने पढ़ा उसमें कि कृषि पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो समय समय पर किसान द्वारा किए गए क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप जब जाते हो एग्ज़ाम देने तो क्या करते हो कि आप देखते हो कि मुझे इतने समय पर तो वहाँ पहुँचना है। पहले आप अपना सेंटर खोजोगे कि सेंटर कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। प्लस आप अपना लेटर पैड, जो भी आपकी जो सामग्री है वहाँ जो काम आने वाली है, उनको तैयार करके रखोगे कि भाई प्रकाल चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो उसके लिए ये क्या है? ये सब हमारे क्या हैं? पद हैं। ऐसे ही एक फसल क्या है? कोई आसानी वाली क्रिया नहीं है कि फसल तैयार करना कोई ये नहीं कि आज लगाया और कल तैयार हो गई। इसमें समय लगता है और बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कृषि पद्धति कहते हैं। जो कौन कौन सी थी? पहला था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुवाई करना, तीसरा था सिंचाई करना, चौथा था खरपतवार व कीटनाशी देना, पांचवा था खाद व उर्वरक देना, छठा था कटाई और सातवां था हमारा भंडारण। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बात की थी बीजों का चयन। क्या होता है बीजों का चयन करना, क्यों आवश्यक है? मैं क्वेश्चन सीधा यही करूंगा कि बीजों का चयन करना क्यों आवश्यक है। बीजों का चयन करना क्यों आवश्यक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीजों का चयन करना क्यों आवश्यक है, तो देखिए इसके क्या है, बहुत सारे निम्न कारण हो सकते हैं। हम 2 या 3 कारणों से इसकी बात खत्म करेंगे। पहली बात, और उसके आधार क्या है, क्वेश्चन ये भी जोड़ लेते हैं, उसके आधार क्या है, उसके आधार क्या है। देखो बीजों का चयन करना क्यों, अगर आप खराब बीज लोगे तो पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो हो सकता है हम कर्जे में दब जाए, या कोई जो भी किसान है उसके लिए क्या होगा, जब पैदावार अच्छा नहीं होगी तो हमारा, आपको मैंने पहले ही बताया कि अपनी जो 80 से 70% जनता है वो किस पर है? कृषि पर आधारित है। तो देखो बीजों का चयन करना क्यों आवश्यक है? अच्छी पैदावार के लिए। सीधी सी बात है कि अच्छी पैदावार के लिए आधार क्या होंगे। देखिए वो बीज कैसा होना चाहिए। बीज सबसे पहली बात है, बीज रोग मुक्त होना चाहिए। बीज रोग मुक्त होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए आप बीज लेकर आए और उसमें किसी प्रकार का कोई लाल कीट या कोई से, जैसे गन्ने में लगता है लाल कीट रोग, ऐसा कोई रोग लग रहा है तो आपकी गन्ने की फसल खराब हो गई। तो सबसे पहले क्या है? बीजों का रोग मुक्त होना, बीज रोग मुक्त होने चाहिए। दूसरा मात्रा क्या है? मात्रा। मात्रा क्या है? मात्रा। किसकी मात्रा? बीजों की मात्रा। किसकी मात्रा? बीजों की मात्रा। देखिए कई बार क्या होता है, ड्यू टू हाई प्राइस, मतलब कि उनके अच्छा क्या होना, मूल्य होने के कारण जो हमारे दुकानदार होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, इनमें मिलावट कर देते हैं। कि मान लीजिए आप लेने गए किसके? काली मिर्च के बीज लेने गए और उसका प्राइस क्या है, उसकी मूल्य क्या है? अधिक है। अब उस मूल्य अधिक होने के कारण दुकानदार क्या करता है, उसमें पपीते के बीज सुखाकर मिला देता है, जिन्हें हम पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों ही काले दिखते हैं। अब क्या होगा, जैसे अगर उसमें जो हम लेने गए हैं वही बीज कम होंगे तो क्या फसल
अच्छी होगी क्या? जितनी मात्रा में हमें फसल चाहिए उतनी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है, बीजों की मात्रा भी उसमें डिपेंड करती है। पहला है बीज रोग मुक्त होने चाहिए, दूसरा क्या है बीजों की मात्रा, और तीसरा है उसकी अच्छी पैदावार, कि हमें अच्छी किस्म का क्या लेना चाहिए, अच्छी किस्म का बीज लेना चाहिए जिससे क्या हो, अधिक पैदावार हो। ये तीन उसके आधार हैं। क्यों करते हैं? मुख्य कारण ये है कि अगर अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल होगी, और अच्छी फसल होगी तो आप लोग अच्छी पैदावार कर पाओगे, अच्छे से अपना भरण पोषण कर पाओगे। तो ये क्या हो गए, इनके आधार हो गए। पहला है बीज रोग मुक्त होना चाहिए, दूसरा है बीज की मात्रा होनी चाहिए, और तीसरा है अच्छी पैदावार। इसको हम ये भी बोल सकते हैं। और चौथा है क्वालिटी। क्वालिटी चलो रोग मुक्त में आ गया, कि गुणवत्ता, गुणवत्ता किस में आ गया, रोग मुक्त में हम उसकी गुणवत्ता को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है हमारा बीजों को चयन क्यों करना चाहिए, क्योंकि बीज अच्छे होंगे तो फसल अच्छी पैदावार होगी। दूसरा उसके आधार क्या है, आधार है बीज रोग मुक्त होने चाहिए, मात्रा कम होनी, मतलब जो मात्रा हमें चाहिए वही होनी चाहिए। ये नहीं कि हम 1 किलो बीज लेने गए, उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम काली मिर्च की जगह पपीते के बीज आ गए, हमने डाले, फसल नहीं होगी, सीधी सी बात है। और तीसरा क्या है, अच्छी पैदावार। उसके बाद आते हैं, अब आती है बुवाई। पर बुवाई से पहले हम पे क्या पढ़ेंगे, कृषि औजार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कृषि औजार। देखिए औजार क्या होते हैं, इक्विपमेंट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अगर इसकी बात करें औजार, देखो कृषि औजार, आप कोई भी काम करो, आप देखते हो आपके घर कोई मिस्त्री आया तो वो भी क्या लाता है अपने संग, अपने कार्य करने का कुछ सामान लाता है, जैसे हथौड़ा, छेनी, खुरपी या करनी। तो ये सब, फावड़ा, ये सब क्या है हमारे, ये मिस्त्री के क्या हो गए, एक तरह से मिस्त्रियों के औजार हो गए। ऐसे ही कृषि को करने के लिए बहुत सारे प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है, जो कैसे हो सकते हैं, गैर भी हो सकते हैं, गैर परंपरागत भी हो सकते हैं, और परंपरागत भी हो सकते हैं। देखिए कृषि द्वारा, मतलब कि कृषि द्वारा काम में लिए जाने वाले यंत्र या कोई भी प्रकार की वस्तु क्या कहलाती है, कृषि औजार कहलाती है। क्या कहलाती है, कृषि औजार। जो कितने प्रकार की होती है, जो निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, जो निम्न 2 प्रकार की होती है, जो निम्न 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की होती है। पहली होती है परंपरागत, ठीक है, और दूसरा होता है गैर परंपरागत। कौन सा होता है, गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आधुनिक भी बोल सकते हैं। आधुनिक का मतलब है नया या वर्तमान समय का। परंपरागत, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि कृषि औजार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। अगर हम परंपरागत को लें तो परंपरागत का मतलब होता है जो हमारी परंपरा से चलते आ रहे हैं, जिनमें हमने कुछ नहीं किया, वो पहले से जैसे थे हम उनका उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे कि हल, फावड़ा, खुरपी, ये सब क्या है, हमारे परंपरागत हैं। और आधुनिक क्या है, विज्ञान और मानव कौशल के आधार पर कुछ ऐसे यंत्र तैयार किए गए जिनसे समय और पैसा दोनों की बचत हो। ऐसे यंत्र को क्या बोलते हैं हम, गैर परंपरागत, जो क्या होते हैं, आधुनिक। जैसे कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, जुताई के लिए काम आते हैं। ये सब क्या है, हमारे गैर परंपरागत हैं, जिन्हें हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, आधुनिक नाम से इनको जाना जाता है। परंपरागत कैसे होते हैं, जो परंपरा से चलते आ रहे हैं और जैसे हमको हमारे पूर्वजों ने दिया हम उनसे उनका प्रयोग करते आ रहे हैं, वो क्या होते हैं, परंपरागत। जिसमें क्या था, हल, फावड़ा, कुदाली, खुरपी, ये सब क्या है, परंपरागत हैं। कृषि औजार क्या होता है, कृषि या किसान द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र जिनसे क्या की जाती है, कृषि की जाती है, वो क्या कहलाते हैं, कृषि औजार कहलाते हैं। जो निम्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत में क्या लिख सकते हो आप, हल और खुरपी, फावड़ा आदि, ये क्या है, हमारी परंपरागत हैं। अगर इसका देखा जाए, इनके एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर आदि, ये हमारे क्या हैं, गैर परंपरागत हैं। क्या हैं, गैर परंपरागत। अब आइए, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है सीड ड्रिल, क्या होता है हल, और क्या होती है खुरपी, और क्या होता है, मतलब खुरपी और फावड़े के बारे में तो आप जानते ही हो, बस थोड़ा सा
हल के बारे में पढ़ना होगा, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर, और इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए हल क्या होता है। हल की बात करें तो देखिए इससे एक बात याद आती है, चलो उसको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखिए हल। हल क्या होता है, ये लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, लकड़ी का। ये जो लंबा एक डंडा लगा होता है, जिसमें एक तिरछा ऐसे डंडा लगा होता है, जो कि जिस पर क्या होती है, तिकोनी लोहे की क्या होती है, लोहे की या लकड़ी की पत्ती होती है। इसे बोलते हैं हम क्या, सेफ्ट। क्या बोलते हैं, सेफ्ट। और इसको बोलते हैं फाल। क्या बोलते हैं, फाल। जो क्या बना होता है, अधिकांश से लकड़ी का बना होता है, लेकिन एक भाग पर क्या होती है, लोहे की या लकड़ी की क्या लगी होती है, तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिसे क्या कर सकते हैं, दो व्यक्तियों की सहायता से, बैलों की सहायता से या ऊँट, इनकी सहायता से हम जानवरों, पशुओं की सहायता से इसे चला सकते हैं। ये क्या करने का काम आता है, मिट्टी को पोला करने के काम आता है। मिट्टी को पोला करने के काम आता है। साथ ही ये किसके काम आता है, साथ ही ये बुवाई करने के काम भी हमें आता है। उसे हम देखेंगे कैसे होगा। देखिए क्या होता है, हल क्या है, एक परंपरागत क्या है, कृषि औजार है, जो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका लंबा वाला भाग, लकड़ी का लंबा वाला भाग क्या कहलाता है, शेफ्ट कहलाता है। और मुड़ा हुआ भाग लकड़ी का क्या कहलाता है, फाल कहलाता है, जिस पर लोहे या लकड़ी की क्या लगी होती है, तिकोनी पत्ती लगी होती है, जो क्या करती है, मिट्टी को खरोंचने का काम करती है। देखो ऐसे चलता है, मिट्टी को क्या करता है, खरोंचने का काम करता है, मिट्टी को खरोंचने का काम करता है। ये क्या कहलाती है, ये लोहे की भी हो सकती है प्लस लकड़ी की भी हो सकती है, ठीक है ना। लोहे और लकड़ी से ये बनी होती है, कोई सा भी इसमें हो सकता है, लोहा भी हो सकता है और लकड़ी भी हो सकता है। इसे सामान्यतः दो बैलों की सहायता से या पशुओं की सहायता से इसे चलाया जा सकता है, या मानव भी खुद भी इसको क्या कर सकता है, चला सकता है। लेकिन ये परंपरागत है और ये कैसा है, इसमें समय और व्यक्ति की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसका प्रतिस्थापित तो ढूंढना ही पड़ेगा। देखिए आज आधुनिक समय है और आधुनिक समय में पुराने समय के हिसाब से काम नहीं कर सकते हम, तो इसमें क्या है, समय और व्यक्तियों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमने हल पढ़ा। हल क्या होता है, लकड़ी से बनी एक औजार होती है, जिसमें लंबा वाला भाग क्या होता है, शेफ्ट होता है। आपसे पूछेगा कि हल का लंबा वाला भाग क्या कहलाता है, तो आपका सीधा क्वेश्चन क्या उत्तर क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, कि शेफ्ट होता है। और मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है, फाल कहलाता है, जिस पर क्या लगी होती है, लोहे की तिकोनी, लोहे की पत्ती या लकड़ी की पत्ती लगी होती है, जो सामान्यतः क्या करती है, मिट्टी को खरोंचने का काम करती है। क्या काम करती है, मिट्टी को खरोंचने का काम करती है, ठीक है। और खुरपी फावड़े तो आपने देखे ही होंगे आसानी से। अब आते हैं हम क्या, सीड ड्रिल पर। सीड ड्रिल की बात की जाए तो ये क्या होता है, एक गैर परंपरागत या आधुनिक क्या है, औजार है, जो कैसा होता है, एक पंजे के नुमा समान संरचना होती है, जिसका सामान्य काम किया, जिसे चलाया किससे जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें समय और व्यक्ति की आवश्यकता कम होती है, और ये भी क्या करता है, मिट्टी को खरोंचने का काम करता है। एक और रह रहा अपना कुदाली और देख लेते हैं। देखिए कुदाली क्या होती है, देखो ये भी लकड़ी या लोहे की बनी होती है, जिसमें क्या है, कुछ नहीं है, एक लोहे की लंबी छड़ होती है, जिसके आगे एक तिकोनी ब्लेड नुमा पत्ती लगी होती है। आगे यहाँ क्या होता है, हत्था होता है, जिसे व्यक्तियों की सहायता से या पशुओं की सहायता से चलाया जा सकता है। और इसका सामान्यतः काम भी क्या है, मिट्टी को ढीला करना या पोला करना। जो ये ब्लेड है, ये क्या है, धारदार पत्ती नुमा एक संरचना लगी होती है तिकोनी, जिससे क्या करा जाता है, ऐसे ऐसे करके मिट्टी को पोला किया जा सकता है। इसे व्यक्ति द्वारा भी चलाया जा सकता है, प्लस पशुओं द्वारा भी इसे चलाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, हमने देखे तो हमने एक स्टेप पूरा कर लिया, जिसमें क्या था, मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी तैयार करने के साथ साथ हमने बीजों का चयन भी देखा, और बीजों का चयन के बाद हमने क्या देखा, कृषि औजार देखे, जो निम्न दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत कौन सा है, हल, खुरपी, कुदाली, फावड़ा। गैर परंपरागत क्या है, सीड ड्रिल, ट्रैक्टर और कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर भी क्या है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसका सामान्य काम भी क्या होता है, देखो सीड ड्रिल में तो क्या है, खेत को खुरचा भी जाता है, प्लस समान दूरी में और समान गहराई में बीजों की बुआई की जाती है। अभी हम यंत्रों के बारे में बस ओपन एक रिलेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये खुरचने के काम तो आता ही आता है, संग में जैसे
हल की बात की थी, हल खुरचने के काम आता है, प्लस क्या करता है, बीजों की बुवाई भी करता है। ऐसे ही सीड ड्रिल है, ये मिट्टी को ढीला भी करता है, संग में समान दूरी और समान गहराई में बीजों की बुवाई करने के काम भी आता है। कल्टीवेटर क्या सामान्यतः मिट्टी को पोला करने के काम में आता है, जिस जो क्या है एक लोहे से बनी संरचना होती है, जिसे सामान्यतः किसकी सहायता से चलाया जाता है, ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया बीजों को मिट्टी को तैयार करना। अब आता है बुवाई। देखिए बुवाई का सीधा सीधा मतलब होता है बीज का रोपण। क्या होता है, बीज का रोपण, कि बीज को क्या करना, समान दूरी तथा समान गहराई पर रोपित करना। बुवाई का मतलब क्या है, बुवाई की अगर हम सीधी सीधी बात करें तो क्या होता है, रोपण होता है, कि बीजों को क्या करना, हमें रोपण करना है। रोपण किसका करना है भैया, बीजों का। अरे किसका करना है, बीजों का। किसका करना है, बीजों का। कि बीजों का क्या करना है, अपन को रोपण करना है, कि समान दूरी पर और समान गहराई पर। ये क्या कहलाती है, बुवाई कहलाती है। क्या कहलाती है, बुवाई कहलाती है। अब आती है बात किसकी, ये तो होगी बुवाई की। अब आती है बात सिंचाई। सिंचाई से पहले अपन फिर पढ़ते हैं खरपतवार। क्या पढ़ेंगे, खरपतवार। अब ये क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, कि क्वेश्चन ही कर लेते हैं सीधा सीधा, कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं समझाइए, या किसे कहते हैं बताइए। ठीक है, अगर हम खरपतवार की बात करें, देखिए आप क्लास में बैठे हो और आपके टीचर्स आते हैं, तो आपके संग कोई दोस्त ऐसा है, आप तो पढ़ते हो पर आपका दोस्त है जो दूसरा, वो थोड़ा शरारती टाइप का, वो पढ़ता नहीं है, तो आपके टीचर्स क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ऐसे ही क्या होता है, जब हम फसल उगाते हैं ना, तो फसल के साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं। क्या करते हैं, कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार। और इसे हटाना क्या कहलाता है, इसे हटाना क्या कहलाएगा, खरपतनाशी कहलाएगा, या खरपतवार नाशी से सुरक्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, खरपतवार से सुरक्षा। जैसे कि आपका टीचर देखता है कि यार ये तो पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता, इसको अलग कर देते हैं, तो वो क्या हो गया, खरपतवार से सुरक्षा देना। तो खरपतवार क्या होती है कि पौधे के साथ, किसके साथ, पौधे के साथ उगे अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार कहलाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वीड बोला जाता है। क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब इन्हें रसायन द्वारा, या कुछ किसान हाथों द्वारा, जिनके छोटे खेत होते हैं वो हाथों से हटा देते हैं, कुछ क्या करते हैं रसायनों द्वारा हटाते हैं, और कुछ सीड ड्रिल या हल का उपयोग करके इनको हटाने के काम में भी लिया जाता है। तो देखिए अगर हम सीड ड्रिल की बात करें, या कल्टीवेटर की बात करें, या कुदाली की बात करें, तो वो किस काम आते हैं, खरपतवार को हटाने के भी काम आते हैं। पौधे के साथ उगे अवांछनीय पौधे, पौधे के साथ उगे अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कि आपने क्या लगाया, सरसों की फसल लगाई या सरसों के पौधे लगाए, तो इसके साथ आप देखते हो कि एक अवांछनीय पौधा खरपतवार के रूप में उग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भतुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भतुआ। तो वो क्या है, एक अलग चीज़ है। क्या है वो, हमारे हालांकि अब हम उसको उपयोग में लेते हैं खाने के रूप में, सब्जी के रूप में, बनाने के लिए, कढ़ी की बनाने के, बहुत सारी चीज़ें बनाने के काम में ले लेते हैं, लेकिन वो एक तरह से है क्या, हमने उसका बीज थोड़ी डाले थे, वो तो पौधे के साथ अपना आप ही उग गया। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं।